इकोनॉमिक्स से आप क्या समझते हैं? कोई बताना चाहेगा? कोई तो बोलो। असीमित संसाधनों का, चुप रहो जी, असीमित संसाधनों का प्रबंधन उस प्रकार से करना जिससे कि सभी लोगों तक पहुंच सके उसका लाभ। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। कोई और कुछ बोलेगा? देखिए, कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो अब जैसे मैं इकोनॉमी की बात करूँ तो ये हमारे लाइफ में बहुत मतलब हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते इसके बिना। जो आज का हमारा वर्तमान का जीवन जो हम जी रहे हैं, तो अगर हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो बिना अर्थशास्त्र के हम अपने जीवन की आज के समय में कल्पना नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं मैम, नो मैम। कर सकते हैं। एक दिन हम मतलब अगर हम सोचे कि हाँ ऐसा हमारे जीवन का हो कि बीत जाए, क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ मतलब क्या होता है? पैसा, मुद्रा, ठीक है। अर्थ का मतलब होता है पैसा, मुद्रा। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? पैसे से संबंधित व्यवस्था के बारे में हम अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? धन से संबंधित जो व्यवस्था है हम उसका अध्ययन करते हैं। अब उसके बहुत सारे आयाम इसमें ऐड होते हैं। जब हम डीप में इसमें जाते हैं तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐड होती जाती हैं, जिसका कि हम अध्ययन करेंगे आगे की क्लासेस में, ठीक है। ओके, यस मैम। तो चलिए ठीक है। तो हम एनसीईआरटी में जो पहली कहानी है ये है पालमपुर गांव की कहानी, ठीक है। तो हम इस कहानी से आज जो अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप लोग खोल लिए हैं अपना अपना स्टोरी? यस मैम। ठीक है ना, सबके पास होना चाहिए, सबका ओपन होना चाहिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। यस मैम, ओपन है। हाँ, सबका ओपन रहना चाहिए। तो देखिए, ये है स्टोरी है पालमपुर गांव की कहानी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, अवलोकन। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है। उत्पादन क्या होता है? उत्पादन किसे कहते हैं? किसी वस्तु के जैसे प्रोडक्शन करना किसी चीज का। किसी वस्तु का जब हम निर्माण करते हैं, किसी वस्तु को जब हम बनाते हैं तो उसका उत्पादन होता है, ठीक है। वो अलग अलग प्रोसेस अलग अलग चीज़ों के लिए होते हैं, ठीक है। अब जैसे खेती में हम ज़मीन पे काम करते हैं, बीज बोते हैं, ठीक है, उसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, तो हम फसल का उत्पादन करते हैं। जब हम किसी फैक्ट्री को देखते हैं तो वहाँ हम कुछ रॉ मटेरियल को लेते हैं और उन रॉ मटेरियल को यूज़ करके वहाँ हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने चीनी और घी और आटा लेकर के बिस्किट का प्रोडक्शन किया। समझ में आ रहा है ना? यस मैम। हाँ, तो उत्पादन मतलब किसी चीज़ को पैदा करना, किसी चीज़ को क्रिएट करना, किसी वस्तु को, ठीक है। तो इस कहानी का पर्पस क्या है? इस कहानी का पर्पस है कि उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से आपका परिचय कराना, कि प्रोडक्शन से जो रिलेटेड जो कुछ बेसिक थॉट्स हैं उनसे आपको इसमें रूबरू ये स्टोरी करवाएगी। और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की खूबी यही है कि कहानी के माध्यम से अपनी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से बता देती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पालमपुर गाँव है, वो काल्पनिक गाँव है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि गाँव का एग्जिस्ट कर रहा है। ये एनसीईआरटी ने एक काल्पनिक गाँव लिया है पालमपुर, और उसकी जो स्टोरी है वो जब आप धीरे धीरे स्टोरी को पढ़ेंगे तो आप उत्पादन के जो कुछ मूल विचार हैं उनसे आप अवगत होंगे, ठीक। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, ठीक है। जैसा कि हमें पता है पालमपुर गांव, तो गांव में ज़्यादातर जो गांव की जो इकोनॉमी होती है वो किस चीज़ पे बेस्ड होती है? एग्रीकल्चर पे होती है। किस पे होती है? कृषि पर, ठीक है। आप लोग का कहीं गांव है कि नहीं? गाँव में रहते हैं मैम। सबके Yes, गांव ma'am. है? गांव जा चुके हैं, गांव देख चुके हैं? यस मैम, मेरा गाँव गाँव में है। रहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अभी तो क्या हुआ है कि इधर कुछ समय में गांव भी बहुत तेजी से शहरों की ओर भाग गए, ठीक है। समझ में नहीं आता है कि आप गांव में रह रहे हैं कि आप शहर में रह रहे हैं। पर अगर आज से आप
15 साल 20 साल पहले के गांव इमेजिन करेंगे या अपने ही गांव की आप कल्पना करिए। हो सकता है आज बहुत सारी सुविधाएं वहां पर हो गई हों, ठीक है, वहां पे अच्छे स्कूल्स हो गए हों, अच्छे हॉस्पिटल्स हो गए हों, अच्छी रोड की कनेक्टिविटी हो गई हो, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हो गई हों। पर अगर आप अपने ही गांव का थोड़ा सा बैक में जाकर देखेंगे 20-25 साल पहले, तो पहले के गांव ऐसे नहीं होते थे। अभी भी उस तरीके के गांव आपको मिल जाएंगे, पर थोड़ा और हमें अंदर के एरियाज में जाना पड़ेगा, क्योंकि रोड की वजह से कहीं ना कहीं अब वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें बड़ी आसानी से पहुँच रही हैं गाँव में, ठीक है। तो अब ये पालमपुर गाँव की कहानी है। तो पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, ठीक है। विनिर्माण किसे कहते हैं, कोई बताएगा? किसी वस्तु का दोबारा से निर्माण करना। किसी वस्तु का दोबारा से निर्माण करना, ठीक है। तो मतलब जो लघु उद्योग होते हैं, जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं और वहां पे किसी चीज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं, ठीक है। तो ये जो क्रियाएं वो पालमपुर में कैसी हैं, सीमित स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर नहीं है, पर सीमित स्तर पर वहां पर ये सारी चीजें उपस्थित हैं। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो जब हम किसी भी चीज़ का उत्पादन करते हैं, उत्पादन का प्रोसेस हम शुरू करते हैं किसी भी चीज़ का, तो हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम कृषि कार्य करें, ठीक है, अगर हम खेती की बात कर लें, तो क्या एक इंसान उठकर जाकर खेत में सीधे खेती का काम कर सकता है? नहीं मैम। तो उसको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? हल वगैरह जोतने की, और सर मैम बीज, जिस चीज की वो खेती करना चाहता है। हाँ बिल्कुल। और पानी के लिए उसे हो सकता है पानी चाहिए सर, और ठीक है, जमीन उपजाऊ है या नहीं है ये भी देखना पड़ेगा सर पहले। खाद की जरूरत पड़ेगी उसको, ठीक है। तो कीटनाशक की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, कीटनाशक की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये क्या है, ये वो संसाधन है जिनके माध्यम से हम उत्पादन की क्रिया को संपादित करते हैं, ठीक है। अगर हम कृषि की बात करते हैं, वहीं अगर हम बात करते हैं कि हमें ब्रेड बनानी है, तो उस ब्रेड के लिए हमें आटा चाहिए होगा, ठीक है। जो भी चीज़ें उनमें उसमें पड़ती हैं, यीस्ट है या कुछ भी चीज़ें जो पड़ती हैं वो चाहिए होगी, हमें मशीनरी चाहिए होगी, हमें लेबर चाहिए होगी, है ना। मशीन्स को चलाने के लिए भी तो हमें लेबर चाहिए होगी, कृषि में भी हमें लेबर की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये वो संसाधन है जो कि हम उत्पादन की क्रिया में हम जिनका उपयोग करते हैं, ठीक। तो क्या कह रहा है, यथा प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन में क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। मानव निर्मित वस्तुएं जैसे कि मशीनरी वगैरह हो गई, ठीक। मानव प्रयास मतलब जो श्रम बल होता है, चाहे वो फैक्ट्री में लग रहा है, ठीक है, एक लेबर के रूप में, कारीगर के रूप में, और चाहे जो खेत में लग रहा है किसान के रूप में, श्रम बल की आवश्यकता पड़ती है ना काम करने के लिए। और मुद्रा, मुद्रा मतलब पैसा, चाहे आपको खेती करनी है, चाहे आपको एक फैक्ट्री का सेटअप करना है, हर काम में आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। खेती में आपको बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, ठीक है, या मजदूर लगाने हैं, तो उस सब के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, करेंसी चाहिए आपके हाथ में। सेम यही चीज़ आपकी फैक्ट्री में होती है कि आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, आपको लेबर लानी है, आपको बिजली देना है, ठीक है, आपको मशीनरी खरीदनी है, तो वहाँ पर भी आपको करेंसी चाहिए हाथ में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मुद्रा। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, जब हम पालमपुर की कहानी पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि किसी इच्छित मतलब जिस वस्तु का हम उत्पादन करना चाह रहे हैं, जिस वस्तु की हम इच्छा कर रहे हैं कि हम इसका उत्पादन करें, ठीक है, मे बी वो कपड़ा हो सकता है, मे बी वो कोई खाद्य वस्तु हो सकती है, ठीक है। तो जो हमारी इच्छित वस्तु है या जो सेवा है जिसका कि हम उत्पादन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए किस प्रकार से जो संसाधन होते हैं वो समायोजित होते हैं, ये हमें इस स्टोरी के माध्यम से पता चलेगा, ठीक है, कि कैसे हम उन संसाधनों को उसमें समायोजित करते हैं, उनका कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी को कहीं कोई डाउट रहे तो बीच में पूछ सकता है, ठीक। यस मैम। हाँ, किसी को भी
अगर लगता है कि कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं समझ में आ रही, तो आप एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं क्लियर कर दूं। मैम समायोजित का मतलब क्या होता है? किसका? समायोजित। समायोजित मतलब कैसे वो चीजें उसमें एडजस्ट करती हैं। एडजस्ट समझ रहे हो आप? यस मैम। ठीक है ना। समायोजन, समायोजन से ही समायोजित है कि कैसे ठीक है। हम उन संसाधनों को उसमें यूज करते हैं, कैसे वो उसके साथ एडजस्ट होते हैं, ठीक है। ओके। आप जो है इस स्टोरी के माध्यम से आप उसको समझेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे परिचय है पालमपुर का, ये जो गांव है इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। देखिए, पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ, ठीक है। तो जो पालमपुर गांव है उसकी कनेक्टिविटी अपने आसपास के एरिया से अच्छी है, मतलब कि आप कहीं आना जाना चाहते हैं तो आप आसानी से आवर जा सकते हैं। ऐसे ऐसे गांव भी हैं, अभी भी हैं भारत में, कि जहां आप सीधी आप रोड नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अगर वहां कोई पेशेंट हो तो वो हॉस्पिटल ना पहुंच पाए, ऐसे ऐसे गांव अभी भी भारत में हैं कि वहां पे रोड्स नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है मैम ऐसे से हमारे भी यहाँ पे है नियर अबाउट, है ना। तो पर ये गांव कैसा है? ये ऐसा है कि आसपास के गांव और कस्बों, गांव की तुलना में कस्बा जो होता है वो थोड़ा ज्यादा सुविधा रखता है अपने पास, ठीक है ना। कस्बा समझते हैं ना आप लोग, जहाँ पे शॉप्स, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन थोड़ा बहुत गांव की तुलना में ज्यादा बेहतर मिल जाता है, ठीक है। छोटे टाउन, यस मैम, है ना, जो छोटे टाउन्स होते हैं उनको कस्बा कहा जाता है। तो क्या कह रहा है कि इसकी कनेक्टिविटी उनके साथ अच्छी है पालमपुर गांव की। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो रायगंज जो है वो एक बड़ा गांव है और उसकी दूरी पालमपुर से कितनी है? 3 किलोमीटर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। तो प्रत्येक मौसम जब यहाँ कह रहा है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि बारिश में ज्यादातर क्या होता है, बहुत सारे गांवों की कनेक्टिविटी दूसरे शहरों, दूसरे कस्बों से या गांव से टूट जाती है। ये दिक्कत आती है ना, जब बारिश होती है बहुत ज्यादा, तो ऐसा होता है कि जो उनकी रोड्स होती हैं वो खराब हो जाती हैं या डूब जाती हैं पानी में। तो कहीं ना कहीं बारिश के समय पे एक दिक्कत पैदा होती है कि कई सारे एरिया जो है दूसरे एरिया से कट जाते हैं। ऐसा देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने कभी? यस मैम, यस मैम, ये हम होता है। हाँ, ये होता है। तो ये कह रहे हैं कि पालमपुर जो है वो हर मौसम में जो है मतलब उसकी कनेक्टिविटी बनी रहती है, मतलब कि उसकी रोड्स ठीक है। ऐसा नहीं है कि बारिश हुई तो टूट गई, फूट गई, गड्ढे हो गए, ऐसा नहीं है। वो हर मौसम में जो उसकी जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहती है शाहपुर के साथ, ठीक है। रायगंज और शाहपुर के साथ इसकी कनेक्टिविटी बनी रहती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। तो जब ये गाड़ियां, जब ये आपको ये बता रहे हैं यातायात के जो भी साधन, तो आप खुद ही कल्पना कर सकते हो कि रोड कैसी होगी। अगर ट्रक तक चल रही है, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि रोड ठीक होगी, क्योंकि ट्रक हर जगह नहीं चल पाती है ना। तो जब आप कहानी को पढ़ रहे हो तो कहानी को इमेजिन भी करिएगा, ठीक है। मतलब कि आप अपने दिमाग में, आपको बैलगाड़ी भी दिखनी चाहिए, आपको भैंसा बग्घी भी दिखनी चाहिए, आपको मोटरसाइकिल भी गाड़ी सड़क पे चलती दिखनी चाहिए, और जीप, ट्रैक्टर और ट्रक भी दिखना चाहिए कि आप पालमपुर की रोड को देख रहे हैं और उस पर ये सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। ठीक है, यस मैम, क्योंकि इससे पता है क्या है कि Yes, ma'am. स्टोरी, जब आप स्टोरी को इमेजिन करेंगे तो आप उसके साथ ज्यादा बेहतर कनेक्ट करेंगे। सुन लेने से क्या होगा, मैं बोल दूंगी, आप सुन लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। पर अब जैसे मैंने कहा कि अब जब आप इस चीज को इमेजिन करेंगे कि ये सारी गाड़ियां चल रही, तो आपको समझ में आएगा हाँ कि उस गांव की रोड काफी बेहतर है, किसी मौसम में भी वो डिस्टर्ब नहीं होती, ठीक। इस गांव Yes, में ma'am. विभिन्न जातियों Yes, के ma'am. लगभग, ओके ठीक है, इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं, ठीक है। तो गांव ऐसा नहीं कि किसी एक कास्ट का डोमिनेशन है वहां पर, ठीक है, कि किसी एक कास्ट के माध्यम से वो डोमिनेट हो रहा है, ऐसा नहीं है। विभिन्न जातियां रहती हैं और विभिन्न जातियों के कितने परिवार हैं? लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं, ठीक है। तो 450 में से 80 परिवार वो कैसे हैं? उच्च जाति के हैं, ऊंची कास्ट के हैं, ठीक है। और ज्यादातर जो भूमि है गांव की वो किनके अधिकार में है? उच्च जाति के जो परिवार हैं उनके पास है, ठीक। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं,
ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। मतलब इससे क्या दिखाई पड़ता है कि जो गांव में जो उच्च जाति है उसके पास संपन्नता है, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी है, क्योंकि उनके पास ज्यादातर जो गांव की जो जमीनें हैं उसके मालिक वो हैं हाई कास्ट के लोग, ठीक है। उनके मकान भी बता रहा है कि बड़े हैं और ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं, मतलब पक्के मकान है उनके पास, ठीक है। कच्चे मकान तो आप लोगों ने देख ही रखे होंगे जब गांव से हैं सब लोग, तो मतलब सबके पास गांव है तो, यस मैम। है ना। तो यहाँ पे एक तरीके का आपको ये कंपैरिजन दिखा रहे हैं इसके माध्यम से कि जितनी भी हाई कास्ट के लोग हैं उनके पास प्रॉपर्टी भी ज़्यादा है, ठीक है, और उनके पास जो मकान है वो भी अच्छे मकान है, पक्के मकान है, सीमेंट के बने हुए मकान है, ठीक है। अनुसूचित जाति दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है, ठीक है। तो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, ठीक है, उनकी गांव में जो पॉपुलेशन है वो 1/3 है, ठीक है। 33% जो आबादी है गांव की वो दलित परिवार के लोग हैं उसमें, ठीक। वे गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं, ठीक है। तो उनको क्या किया गया है कि गांव में एक कोना है, वो कोना है उनके लिए निर्धारित किया गया है कि भाई उस एरिया में वो रहते हैं। और ऐसा बहुत सारे पहले के समय में तो बहुत ही ये नॉर्मल बात थी, अभी तो तब भी चीज़ें काफ़ी परिवर्तन आया है पर अभी उतना भी नहीं आया है, ठीक है, कि लोग मैम इनको एक मोहल्ले के उसमें डिवाइड कर दिया जाता है, हाँ जातियों के अकॉर्डिंग। हाँ, तो कि जैसे नहीं ये भी होता है कि उनको ये कहा जाता है कि आप गांव के बाहरी हिस्से में रहेंगे, मतलब जहाँ पे सवर्ण रह रहे हैं वहाँ उनका आना जाना अलाउ उतना नहीं होता, वहाँ उतना उनको उस एरिया में उतना परमिशन नहीं होता, ऐसा भी होता है, ठीक है मैम। वही कॉलोनी टाइप में उनको डिवाइड कर दिया जाता है, उनको मतलब एक सवर्ण अलग- जाति वालों और से जबकि थोड़ा जब अलग। आप जनसंख्या के जब आप नंबर्स में देखेंगे तो 450 परिवार में 33% जो आबादी है वो किसकी है, अनुसूचित जाति की। तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं इस स्टोरी में एक असमानता आपको दिखाई जा रही है, ठीक है, कि उच्च जाति के जो लोग हैं उनके सिर्फ 80 परिवार है, ठीक है, और 80 परिवार के पास गांव की एक बड़ी भूमि है, और जबकि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनकी संख्या कितनी है, 1/3, ठीक। यस मैम। मतलब उच्च जाति के जो लोग हैं उनसे वो संख्या में ज्यादा है, पर उनको क्या है कि गांव के एक कोने में उनको जो है काफी छोटे छोटे घरों में रहना पड़ता है, मतलब उनके पास ज्यादा जमीन या ज्यादा जो है स्पेस नहीं है, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अब यहीं पर जब हम उच्च जाति के बात जब बता रहे तो वहाँ क्या बता रहे कि बड़े और ईंट और सीमेंट के बने मकान उनके पास हैं, और जब यहाँ पे अनुसूचित जाति के बारे में बता रहे तो क्या बता रहे हैं, उनके पास मिट्टी और फूस के बने हुए मकान हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है, एक सेकंड जरा ये स्लाइड, खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। ठीक है, नलकूप बिजली से चलते हैं। तो जो खेत हैं उनके पास जो पानी की सिंचाई का जो साधन है वो सारे किस चीज से चलते हैं, बिजली से चलते हैं, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। तो अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा की भी सुविधा जो है पालमपुर में उपलब्ध है, बिजली की भी सुविधा पालमपुर में उपलब्ध है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटी भी उपलब्ध है पालमपुर में। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। तो इनका कहना यह है कि जब हम पालमपुर गांव में देख रहे हैं तो लगभग ये सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध है। अब आप अपने गांव, जो आपके निकट के गांव हैं या आपका ही गांव है, तो आप उसकी एक बार तुलना कीजिए कि क्या ऐसी सुविधाएं आपके गांव में उपलब्ध हैं। कोई बताना चाहता है तो बता सकता है कि उसके गांव में कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध है। यस मैम, हमारे यहाँ पे अभी जैसे डेवलपमेंट हुई है हाँ,
तो मैम पहले यहाँ पे सिर्फ एक ही स्कूल होता था, सरकारी स्कूल। उसके बाद से यहाँ पे अभी काफी स्कूल भी हुए हैं और पॉलिटेक्निक कॉलेज है, फायर कॉलेज मतलब आया है यहाँ पे। और इसके अलावा मैम ये प्राथमिक ये स्वास्थ्य केंद्र भी है यहाँ पे और लाइट लगी है? एग्रीकल्चर से यस मैम। हाँ, तो पालमपुर जैसा ही भाई गांव है इनका भी। यस मैम, बट इसके अलावा हमारे जो निकटतम जो आस पड़ोसी गांव है वहां पे ये सुविधाएं नहीं है, वहां पे सड़कें तक नहीं है, लाइट्स नहीं है। वहां से अगर पेशेंट को लाना हो तो काफी दूर चल के जाना पड़ता है, क्योंकि मैम मेरा पहाड़ी एरिया है तो मतलब ऊंचाई नीचाई का थोड़ा सा पड़ जाता है फर्क। हाँ, दिक्कत हो जाती है इससे। यस प्लेन मैम। में भी बेटा ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ पे प्रॉपर रोड नहीं है। आप तो पहाड़ की बात कर रहे हैं, प्लेन में भी ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ लाइट्स नहीं है। ऐसे ऐसे गांव है जहाँ हफ्ते हफ्ते लाइट नहीं आती। ठीक है। पर मैम ये यहाँ पे पहाड़ में क्या रहता है कि जैसे पहाड़ी एरिया में अगर आपका जैसे वन साइडेड रोड है तो दूसरी तरफ खाई है। अगर मतलब इन केस अगर नाइट में कोई पेशेंट हो जाए, किसी की खराब हो जाए तबीयत, तो उसको लेके आना बहुत रिस्की रहता है, क्योंकि सड़कें एकदम प्रॉपर है नहीं, लाइट्स है नहीं। तो अगर लेके आए तो मतलब कब पैर स्लिप हो जाए, कब कोई इंसिडेंट हो जाए, कुछ भी यहाँ पे पता नहीं है। समझ रही हूँ कि वहाँ पे रोड्स की ही बहुत मतलब ऊपर से नीचे आना और नीचे से ऊपर जाना वही बहुत बड़ा काम होता है अपने आप में। यस मैम, फिर ऊपर से उनको उठा के लेके आना, क्योंकि पेशेंट चल तो नहीं सकता। काफी डिलीवरी केस ऐसे हुए हैं यहाँ पे कि वक्त पे ना मिलने की मतलब फर्स्ट एड ना मिलने की वजह से काफी बच्चों की मृत्यु भी हुई है। और उसके अलावा जैसे कई बुजुर्ग हैं उनकी डेथ केस ज्यादा हो जाते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। अगर समय पे किसी को घंटे आधे घंटे में अगर डॉक्टर की नीड है और वही चीज़ उसको 3-4 घंटे बाद मिले तो वो चीज़ फिर वो कहाँ से मतलब सर्वाइव कर पाएगा, है ना। तो ये दिक्कतें Yes, ma'am. ये दिक्कतें आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं, ये बात सत्य है। क्योंकि हम लोग अब एक ऐसे जैसे मेरा गांव है, ठीक है, तो वो बिल्कुल जो डिस्ट्रिक्ट है, मेन डिस्ट्रिक्ट है, उससे लगा हुआ है। मतलब वो मुश्किल से कहने के लिए गांव है, अब तो वो नगर निगम में आ गया। अभी पिछले साल 2 साल में आया है नगर निगम में, वरना वो सारी फैसिलिटीज़ वही हैं जो शहर की होती हैं। ठीक है। तो अब हम लोग जब ऐसी जगह पे रहते तो हम कल्पना नहीं कर पाते कि वैसा गांव कैसा होगा। जिसने नहीं देखा वो नहीं समझ सकता कि ऐसे कैसे गांव होंगे जहाँ पे रोड नहीं होगी, ऐसे कैसे गांव होंगे जहाँ पे लाइट लोग जानते नहीं लाइट है क्या। ठीक है। सूरज उगता है तो उनका दिन शुरू होता है, सूरज ढलता है तो उनका दिन खत्म हो जाता है। पर हमारा क्या है कि हम बिल्कुल शहर की फैसिलिटी में रह रहे हैं, तो हम जो लोग जिन्होंने नहीं देखा है वो उस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते, है ना। कि हमने स्विच ऑन किया और पानी आना शुरू हो गया, स्विच बंद कर दिया पानी खत्म। मतलब पर बहुत सारे लोग हैं कि पानी के लिए ही वो 10-10 किलोमीटर चलकर जाते हैं और फिर वहाँ से पानी लेकर के आते हैं, है ना। ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं। तो एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। ठीक है। तो ये स्टोरी हमें जो उत्पादन की जो विभिन्न गतिविधियां होती हैं उनके बारे में बताएगी। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। जो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें अगर तुम देखोगे तो एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। आप लोग ज़्यादातर लोग देखते होंगे आपके आसपास अगर गांव है तो खेती बाड़ी का काम तो चलता ही रहता है गांव में। ठीक है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। ठीक है। तो 2 तरीके का है, क्या है कि कृषि आधारित काम और दूसरा क्या है गैर कृषि क्रियाएं। तो गैर कृषि क्रियाएं में क्या है कि लघु विनिर्माण जैसे किसी चीज़ को वही उत्पादन, परिवहन आने जाने का साधन, दुकानदारी जिसमें दुकानें जो शॉप्स होती हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, उत्पादन के बारे में कुछ जो बेसिक बातें हैं उनको समझेंगे, जानेंगे। उसके बाद हम जो कृषि आधारित जो हमारा काम है उसको और जो गैर कृषि क्रियाएं हैं इन दोनों पर हम विचार करेंगे एक बार। ठीक है। जी मैम।
अब ये क्या है, उत्पादन का संगठन। ठीक है, उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक है। अच्छा, ये तो सिंपल सी बात है। प्रोडक्शन किन चीजों का होता है दुनिया में? प्रोडक्शन उन्हीं चीजों का दुनिया में होता है जिनकी की आवश्यकता है। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। आप कपड़े का प्रोडक्शन क्यों होता है? क्योंकि कपड़े की डिमांड है। खाने पीने की जो चीजें हैं उनका प्रोडक्शन क्यों होता है? क्योंकि उनकी डिमांड है, उनकी मांग है। ठीक है, तो उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तु और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी की हमें आवश्यकता है, जिनकी की हमें नीड है तभी डिमांड पैदा होगी। जब आवश्यकता होगी तो डिमांड होगी। जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको पेन और कॉपी की नीड होगी ना। जो पढ़ लिख रहा है उसको बुक्स की नीड होगी, तो वो फिर उसकी डिमांड क्रिएट करेगा कि भाई मुझे पेन चाहिए, मुझे बुक चाहिए, मुझे कॉपी चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। पहली आवश्यकता है भूमि। किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए हमें लैंड की आवश्यकता होती है, चाहे आप खेती करें तो, और चाहे आप कोई फैक्ट्री, कोई यूनिट, कोई एक छोटा सा कुछ सेटअप डालें तो भी। ठीक है ना, क्योंकि जो आपकी मशीन्स हैं वो कहाँ लगेंगी, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको लैंड की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो पहला जो आवश्यकता है वो क्या है, भूमि का। तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है पानी की नीड होती है, खेती में भी होती है, और अगर आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें भी होती है। ठीक है, खनिज मतलब मिनरल्स, वन मतलब आपका जो जंगल है वहां से आपको लकड़ी मिलती है और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, दूसरी आवश्यकता है श्रम की, लेबर की आवश्यकता होती है। अब किसी भी चीज को अगर हमने सारा सब कुछ सामान इकट्ठा कर लिया तो उसको बनाने के लिए श्रम तो चाहिए ना। कोई व्यक्ति तो आएगा जो उसको क्रिएट करेगा, जो उसको बनाएगा, लेबर लगेगी ना वहां पर। अर्थात जो लोग काम करेंगे, श्रम मतलब जो श्रमिक होते हैं जो काम करते हैं। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। ठीक है, प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जैसे कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका उत्पादन करने के लिए हमें बहुत ज्यादा पढ़े, जैसे इंजीनियर्स। ठीक है, अब हमें एक ब्रिज बनाना है, तो उस ब्रिज को बनाने के लिए अगर हम दिहाड़ी मजदूरों को भेज दें कि जाओ भैया बना दो, तो बना पाएंगे वो? नो मैम। उसके लिए हमें स्किल्ड लोगों की जरूरत है, जो जिन्होंने जो उस क्षेत्र में अध्ययन कर रखा हो, जिनके पास वो योग्यता हो कि हाँ वो उस ब्रिज को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बनाना हमें मैम उस ब्रिज को तैयार करने के जो मतलब कार्य करने वाले श्रमिक है उनको गाइडेंस भी तो चाहिए कि ना, उनके लिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत भी चाहिए। हाँ, तो पर ये काम कैसा है, टेक्निकल काम है। यहाँ पे हमें पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, जो उस फील्ड के जो योग्य लोग हों उनकी आवश्यकता पड़ेगी कि भाई हमें ब्रिज बनाना है तो हमें इस तरीके के क्वालिफाइड लोगों की आवश्यकता है। या हमें मेडिसिन बनानी है, ठीक है, हमें दवा बनानी है, तो अब हमें उस तरीके के पढ़े लिखे लोगों की, उस तरीके के क्वालिफाइड लोगों की, जिनको कि उस क्षेत्र की नॉलेज हो, जो अच्छे से उसके सारी चीज़ों को समझते हैं, हमें उनकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है मेडिसिन जो प्लांट्स होते हैं, या अगर जैसे बात हो रही ब्रिज की, तो इंजीनियर तो भाई 10-15 ही लगेंगे, 20 ही लगेंगे, है ना। और हो सकता है उनके हाथ के नीचे कुछ असिस्टेंट लगेंगे। मेन काम तो लेबर ही करती है, बात सही है, पर उनको किस तरीके से काम करना है, कहाँ कितना क्या नपेगा क्या झुकेगा, वो काम इंजीनियर करता है। यस मैम, रेशो में होगा, है ना? क्या कह रहे? मैं कह रही हूँ रेशो में होगा, अनुपात में होगा, मतलब कुछ लेवल का वो चूज करा। हाँ, जैसे कि उनको नॉलेज है कि उनको कहाँ क्या करना है, तो ऐसे ये हो गया कि कहीं कहीं पे हमें बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो भी श्रमिक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसके लिए हम उसके लिए श्रमिक वर्ड यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं, वो भी श्रमिक है, वो श्रम करता है तो अपने श्रम के बदले में उसको मेहनताना मिलता है। ठीक है, जो लेबर डे मनाया जाता आता है ना, इंटरनेशनल लेबर डे, तो ऐसा नहीं है कि लेबर डे खाली जो फावड़ा चला रहे हैं उन्हीं के लिए है। लेबर सब है, जो भी व्यक्ति अपने श्रम के बदले में
कुछ पारिश्रमिक ले रहा है, ठीक है, वो लेबर है। चाहे वो एक टीचर हो, Yes, ma'am. चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो लॉयर हो, ठीक है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं उसके बदले में आपने अपना मेहनताना लिया है, आपने अपनी जो लेबर लगाई उस काम के लिए, उसके बदले में आपने कुछ लिया है। तो अब आप भी लेबर की ही कैटेगरी में आएंगे, पर अब लेबर में क्या होता है कि वो दो भाग में बट जाते हैं, एक होता है स्किल्ड लेबर और एक होता है अनस्किल्ड लेबर, ठीक है। तो जो पढ़े लिखे, जो टेक्निकल जानकारी रखने वाले लोग होते हैं वो स्किल्ड लेबर की कैटेगरी में आ जाते हैं, और जो सीधे फावड़ा, छीनी, हथेड़ी इस तरीके का काम करते हैं लेकर के, वो मतलब कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं जिन्होंने ली है, ठीक है, वो अनस्किल्ड में आएंगे वो अनस्किल्ड में, अनस्किल्ड में। हाँ वो अनस्किल्ड में आ जाते हैं, ठीक है, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो यहाँ पे क्या करा कि प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। अब जो हमें प्रोडक्शन करना है उसके लिए जितना श्रम की आवश्यकता है वो हमें कौन देता है? श्रमिक प्रदान करता है। तीसरी आवश्यकता होती है भौतिक पूंजी, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो जो उसके अलग अलग लेवल्स होते हैं प्रोडक्शन के, ऐसा तो है नहीं कि हमें कपड़ा बनाना है, ठीक है, आप कपड़े की आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है कभी, मतलब नहीं देखी होगी, कहाँ से आप लोगों ने देखा होगा। जब कोई कपड़े की फैक्ट्री होती है तो ऐसा नहीं होता है कि कपड़ा आया और सीधे टेबल पे गया और एक आदमी को मिला, उसने काटा छाटा, उसने सिल के निकाल दिया, ठीक है। कपड़े के बनने के प्रोसेस में बहुत सारे लेवल होते हैं। पहले उस कपड़े को एक यूनिट होती है जो चेक करती है कि कहीं कपड़ा कटा फटा छटा तो नहीं है, कहीं खराब तो नहीं है, ठीक है, कपड़े की चेकिंग होती है। उसके बाद कपड़े की कटिंग होती है, वो दूसरी यूनिट करती है कि कपड़े को काटना है हमें, ठीक है। काटने वाले से उठकर फिर कपड़ा जाता है सिलने वालों के पास, फिर वहाँ उसकी सिलाई होती है। सिलाई भी एक पार्ट में नहीं होता है, कोई कुछ सिलता है, कोई उसमें लेस लगाता है, तो कोई कुछ करता है। एक कपड़े को कई सारे लोग मिलकर सिलते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक कपड़ा को एक आदमी सिल देता है। किसी के पास बटन का काम जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर वो वॉशिंग में जाता है, ठीक है, उसकी धुलाई कोई करता है, उसके बाद वो प्रेस होने के लिए किसी और डिपार्टमेंट में जाता है, इसमें उसकी चेकिंग भी होती है कि कहीं कोई इसमें फॉल्ट तो नहीं है, फिर उसके बाद उसकी फाइनल पैकिंग होती है। तो प्रोडक्शन तो हुआ, पर प्रोडक्शन के कितने सारे लेवल इसमें आ गए, बहुत सारे लेवल आ गए ना, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया इस प्रोसेस में। ऐसा नहीं कि एक आदमी बैठा और उसने बना के सब कुछ धुल डाल के प्रेस करके रख दिया, ऐसा नहीं है। करने इसमें प्रोडक्शन के कई सारे लेवल होते हैं, कई सारे लेवल से गुजर कर एक प्रोडक्ट तैयार होता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? ये पूछ रहे हैं आपसे कि भौतिक पूंजी मतलब फिजिकल जो कैपिटल होती है उसके अंदर कौन कौन सी मदें आती हैं। तो पहला आपका क्या हो जाता है? औजार, मशीन, ठीक है, भवन। औजारें तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। ये सब क्या है? औजार और मशीन और भवन की कैटेगरी में चीज़ें आती हैं, ठीक है। चाहे वो आप नॉर्मल हल ले लीजिए वो भी औजार है, और चाहे आप एक कंप्यूटर ले लीजिए वो भी औजार है। औजारें मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है, ठीक है। स्थायी पूंजी मतलब कि जो पूंजी लंबे समय तक यूज कैपिटल, लॉन्ग टाइम, यस। लॉन्ग टर्म में जो हमारी कैपिटल बनी हुई है, जैसे कि अगर हमने मशीन लगाई, ठीक है, फैक्ट्री में अपने, तो ये तो है नहीं कि मशीन 2 महीने 4 महीने में घस के खत्म हो जाएगी, है ना। मशीन क्या होगा? 20 साल 30 साल 40 साल तक काम करेगी। अगर हमने अपनी फैक्ट्री बनाई तो ऐसा तो है नहीं कि वो साल 2 साल में घसेगी और ख़त्म हो जाएगी। फैक्ट्री अगर हमने बना ली है तो सीधी सी बात है वो 50 साल 100 साल तक काम करेगी, है ना, अगर हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो औजार होते हैं, जो मशीन्स, लोहे के जो औजार होते हैं वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। हल ही को ले लो कि अगर किसान का हल ले लें तो ऐसा होता है कि 100 साल तक भी वो यूज़ में आ जाते हैं, ख़राब होने की कोई चीज़ नहीं है, खाली लकड़ी चेंज होती रहती है उसमें, है ना।
तो वही चीजें कह रहे हैं कि ये क्या है, आपकी स्थायी पूंजी है, ये लॉन्ग टर्म की आपकी कैपिटल है, ये एक दिन में समाप्त होने वाली नहीं है। ठीक है, तो भौतिक पूंजी में आपका एक हो गया स्थायी पूंजी जो लॉन्ग टर्म तक आपके काम आती है। फिर दूसरा क्या है, कच्चा माल और नगद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। तो जो बुनकर होते हैं वो जैसे उनके लिए रॉ मटेरियल होता है सूत, जिससे वो बुनाई करते हैं। ठीक है, या कुम्हार हो गए तो उनका रॉ मटेरियल होता है मिट्टी, जिससे कि वो घड़े बनाते हैं या मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर जैसे सूत खरीदना है, बुनकर को बुनाई का काम करना है तो उसको सूत खरीदना होगा, तो खरीदने के लिए उसे क्या चाहिए, पैसे की आवश्यकता होगी रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए। या किसान को कहीं से मिट्टी लानी पड़ रही है, खरीदनी पड़ रही है, तो उसको पैसे की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो कच्चा माल और नगद मुद्रा। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। जब उत्पादन का प्रोसेस चलता है तो कई और सारी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं कि जिन्हें हमें खरीदना पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ही अभी हमें आवश्यकता हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, आपको हर मंथ आपको बिल देना है। ऐसा नहीं कि एक बार हमने पैसा दिया और हमको 30-40 साल के लिए बिजली मिल गई, है ना। जितना हम यूज़ कर रहे हैं उसके आधार पर हमें हर मंथ उसके लिए पेमेंट करनी होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो जो कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि अगर हम बात कर रहे थे कि हम ब्रेड बनाते हैं तो आटा है, ठीक है, या और जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा क्या है, रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। ऐसा नहीं कि हमने आज आटा खरीद लिया तो इतना खरीद लिया कि हम 40 साल तक ब्रेड बनाएंगे। सीधी सी बात है, आदमी कितना लाता है कि आज हम बनाएंगे, कल बिकेगा, फिर हम लाएंगे, फिर बनाएंगे, फिर बिकेगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी कार्यशील पूंजी है। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। तो कार्यशील पूंजी क्या होती है कि वो जब हम उत्पादन करते हैं तो समाप्त हो जाती है, हमें फिर उनको लाना पड़ता है, फिर हमें उन्हें अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, कि हम लड्डू बना रहे हैं बेसन का, तो हमने घी, चीनी और बेसन लाया, फिर हमने 5 कुंटल लड्डू बनाया। अब क्या हुआ कि हमारा वो लड्डू बिक गया, तो हमारा घी, चीनी और बेसन भी खत्म हो गया। अब हमें अगली बार लड्डू बनाने के लिए फिर हमें वो रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, या इसके लिए जो हमारे पास पैसा था वो पैसा खर्च भी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने 10,000 रख लिया तो ये 10,000 हमारा सदा सर्वदा के लिए, ऐसा नहीं है, वो खत्म होगा, फिर हमें पैसा, अरे जो हम बेचेंगे उससे फिर हमारे पास पैसा आएगा, फिर हम वो खरीदेंगे। ठीक है, तो ये पूंजी क्या कहलाती है, कार्यशील पूंजी। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। समझ आ गया। समझ में आ रहा है? यस मैम। तो चलो बताओ, कौन बताएगा स्थायी पूंजी? कोई बता दो, स्थायी पूंजी क्या? और जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास हो वो स्थायी पूंजी होती है। क्या मतलब, क्या एग्जाम्पल बता दो, एग्जाम्पल क्या? मैम लैंड हो गई लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर मशीनरी हो गई, प्रोडक्शन में यूज होती है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल में आएगी हमारी। हाँ, ठीक है, लॉन्ग टर्म में जैसे हमारे बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, Yes, हमारी ma'am. मशीनरीज हो गई, ये हमारी स्थायी पूंजी है, ये लंबे समय तक। और कार्यशील पूंजी क्या है? कार्यशील पूंजी जो जैसे हम कोई प्रोडक्शन करते हैं उसमें हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो हमारा कार्यशील पूंजी में आता है। जैसे ब्रेड के लिए आटा, या फिर लड्डू बनाए जैसे अभी आप एग्जांपल दिया, तो उसके लिए घी, शुगर, ये सब हमारा रॉ मटेरियल में कार्यशील आएगा। पूंजी में हमारा रॉ मटेरियल आएगा और पैसा आएगा, करेंसी पैसा, यस मैम, यस पैसा भी हमारा खत्म होता है। ठीक है? यस मैम। जब हम प्रोडक्शन का काम करते हैं, हम लेबर को उसकी मजदूरी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देंगे, रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे, तो हो सकता है मेरे पास 10,000 रुपए थे, पर इन सारी चीज़ों पे खर्च करने के चक्कर में मेरे वो 10,000 खत्म हो गए। मुझे फिर मिल जाएंगे, जब मैं लड्डू बनाकर बेच दूंगी तो फिर मुझे 10,000, 15,000, 20,000 जो भी मुझे रिटर्न आएगा फिर मेरे पास आएगा, पर ये खत्म होते रहते हैं, हमें फिर इनको अरेंज करना पड़ता है। कार्यशील पूंजी में क्या है, ये समाप्त होते रहते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में, ये खत्म होते हैं, फिर हम इनको लाते हैं, फिर हम अपना प्रोडक्शन का काम करते हैं, फिर ये खत्म होते हैं, फिर हम इन्हें लाते हैं। ठीक है,
समझ में आ गया यस ना? किसी को कोई Yes, दिक्कत ma'am. नहीं है? मैम ये कार्यशील पूंजी जो होती है वो अस्थाई होती है ना? अस्थाई। इस अस्थाई होगी। अस्थाई पूंजी। स्थाई पूंजी तो तुम्हारा बेटा ये हो गया औजार, मशीन, भवन, ठीक है? ये Yes, तुम्हारा ma'am. स्थाई पूंजी है। मैम लैंड को अस्थाई पूंजी के तौर पे ले सकते हैं क्या? क्यों भैया, लैंड कहाँ जाने वाली है? लैंड के हाथ पैर थोड़ो ना कि उठ के कहीं चली जाएगी, कहेगी हम नहीं रहेंगे तुम्हारे घर में, है? आज तक किसी जमीन को कहीं जाते देखे हो तुम? बंजर तो हो जाता है मैम। बेटा बंजर हो जाना एक अलग बात है। बंजर भी होगी तो उस पे मशीन तो लगा सकते हैं, प्रोडक्शन तो फिर भी कर सकते हैं। उस पर हम फैक्ट्री डाल सकते हैं। यस। खत्म नहीं होती ना जमीन कभी। आपने कभी सुना कि जमीन, आप ये सुनते हैं कि जंगल खत्म हो गए, आप ये सुनते हैं पानी खत्म हो गया, आपने कभी सुना कि जमीन खत्म हो गई? ये धरती जब बनी थी ना, जितनी नाप तोल के भगवान ने बनाई आज भी उतनी है। ये हो सकता है कि हाँ वाटर लेवल बढ़ जाए, समुद्र का जल स्तर Yes, बढ़ जाए तो जमीन समुद्र के नीचे चली जाए, ठीक है? ये हो सकता है, पर कोई जमीन काट के अपने घर में नहीं रख सकता। जमीन कहीं जाने वाली नहीं है, तो वो तो सबसे स्थायी है। वो मैम एक लेकिन बार उसको को पूंजी मान सकते हैं क्या? एक बार को आपके औजार खत्म हो जाएंगे, ठीक है? लोहा है, जंग लग गया, टूट गया, फूट गया, वो एक बार को नष्ट हो जाएगा। धरती एक ऐसी चीज है कि ये बिल्कुल सीमित है, अपने अनुपात में है, ना ये घट सकती है ना ये बढ़ सकती है, ना कोई इसको घटा सकता है ना कोई इसको बढ़ा सकता है, ठीक है? पूंजी ऐसे है क्योंकि इसे बेच के हम पूंजी कमा सकते हैं, इसलिए हमें इस पूंजी में रखते हैं इसको। अभी आपने पूछा ना पूंजी मान सकते हैं, तो हाँ क्योंकि हम जमीन बेच के पैसा कमा सकते हैं, तो इसलिए इसे पूंजी में आता है ये हमारी। बेटा वो मैं जब आगे पढ़ाऊंगी तो चीज़ों को क्लियर करूंगी। जमीन पूंजी में आती है, ठीक है? पर दो तरीके की करेंसी होती है। एक होती है Yes, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है? Yes, जो कि ma'am. आप कैश के रूप में रखते हो, ठीक है? तुम्हारे पास 1 करोड़ की जमीन है, ठीक? और तुम्हें 1 करोड़ की गाड़ी पसंद आ गई और तुम्हारा मन हुआ कि मुझे तो कल गाड़ी लेनी है, तो क्या तुम उस दुकान वाले से ये कहोगे कि ये मेरी 1 करोड़ की जमीन तुम रखो और मुझे 1 करोड़ की गाड़ी दे दो? नहीं, ऐसा नहीं होता। दुकानदार तो क्या कहेगा, भाई मुझे 1 करोड़ कैश दो और गाड़ी ले जाओ, ठीक है? तो करेंसी में भी टाइप होता है। तो जो जमीन होती है ये अचल संपत्ति में होती है, मतलब ये Yes, कहीं भागेगी नहीं, हिलेगी डुलेगी नहीं। पर कैश क्या होता है? आपका चल संपत्ति। आपका चल मन हुआ, संपत्ति। आपने उसको अपने बैग में डाला और आप उसको दुनिया घुमाएंगे, वो आपके साथ दुनिया घूम लेगा, ठीक है? आप कितनी भी प्रॉपर्टी आप अपनी यहाँ रखिए, आप दूसरे शहर में जाएंगे तो आपको वहाँ कैश की ही जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो जमीन संपत्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो तो भाई ऑब्वियस सी बात है, संपत्ति है। पर चल और अचल संपत्ति का एक डिफरेंस होता है कि जो कैश है, एक बार को सोना है आपका, आप किसी से कहोगे कि भैया मुझे मतलब मैं प्रॉब्लम में हूँ और मुझे ये चीज चाहिए, आप मेरा ये चेन रख लो, ठीक है? आप मुझे इतने पैसे दे दो, आपको खटाक से वो दे देगा। पर लैंड के साथ डील करना इतना इजी नहीं होता है। गवर्नमेंट रजिस्ट्री है, दुनिया जहान का प्रोसेस है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको तुरंत कैश नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो ये चल अचल संपत्ति का कॉन्सेप्ट है। लैंड जो है वो आपकी अचल संपत्ति है, उसमें पैसा तो है भाई, वो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉपर्टी है वो, पर उसमें टाइम लगता है उसको कैश कराने में। आपको पहले ज़मीन बेचनी है तो 20 लोग से कहोगे हमें बेचनी है भैया, हमें बेचनी है, फिर हमें इस रेट पे बेचनी है, तो आपके रेट पे कस्टमर मिले, आपकी उसकी डील डन हो, फिर आप जाएंगे रजिस्ट्री ऑफिस, उसको रजिस्ट्री करेंगे, तब वो आपको पैसा देगा, ठीक? पर कैश क्या है? गड्डी लीजिए, उठाइए, चाहे जहाँ जो खरीदना जाइए उठाइए, दीजिए, लीजिए, है ना मैम? पर इसमें एक चीज ये भी है ना कि जैसे आप अपनी जमीन को लीज पे दे रहे हो किसी को, कुछ समय के लिए रेंट पे दे रहे हो, और वो कोई बंदा है जो उसको लेगा रेंट पे, वो अपना कोई बिजनेस खड़ा कर सकता है, रेंट तो आ रहा है ना उसका भी, वो किस में आएगा? रेंट आ रहा है, रेंट आ किस फॉर्म में रहा है? लिक्विड में आएगा, कैश कैश फॉर्म में आएगा, लिक्विड में।
लिक्विड में आ रहा है, जिसको कि आप कहीं भी लेकर घूम सकते हैं। ओके ये डिफरेंस है। जमीन के बदले में मान लो कोई आदमी, किसी आदमी ने आपसे जमीन ले ली, ठीक है, तो क्या जमीन के बदले में वो रेंट में आपको जमीन देगा? नो मैम। नहीं मैम। वो कैश दे रहा है ना आपको, यस मैम। है ना। वैल्यू यहाँ पर कैश की है बेटा, कि कैश जो है उसकी जो लिक्विडिटी होती है, तरलता जो है मुद्रा की, वो ये है कि वो आपको कहीं भी कैसे भी आपके काम आ जाती है। ठीक है, ओके मैम। और कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो मैम। फिर अब क्या कह रहे हैं कि एक चौथी आवश्यकता भी होती है, आपको स्वयं उपभोग हेतु बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। ठीक है, तो जैसे कह रहे हैं कि आपके पास लैंड हो गई, आपके पास रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, आपके पास पैसा भी हो गया, ठीक है, पर अब इन सब चीज़ों के साथ प्रोडक्शन करने के लिए हमें एक चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, वो क्या है? मानव पूंजी। ठीक है, तो मानव पूंजी का यहाँ पे तात्पर्य वही है, जैसे मैंने कहा आपको कि एक हमें ब्रिज बनाना है और उसके लिए हमें इंजीनियर की आवश्यकता है। ठीक है, हमें एक नई मेडिसिन का हमें आविष्कार करना है, उसके लिए हमें साइंटिस्ट की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये हमारी मानव पूंजी होती है, जो हमारी स्किल्ड एक तरीके से लेबर होती है। ठीक है, उनके पास ज्ञान भी होता है और वो तरीका भी उनको पता होता है कि कैसे वो उस चीज़ को बना सकते हैं। ठीक है, जिसे हम मानव संसाधन भी कहते हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है थोड़ा सा कि ये कंफ्यूजन मैम। क्या कोई कुछ कह रहा है? मैम ये मानव पूंजी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। मानव पूंजी बहुत आप कंफ्यूज मत होना बेटा, जो हमारा अगला चैप्टर है ना पालमपुर गांव के बाद, वो हमारा मानव जी मैम। संसाधन मानव पूंजी का ही है। तो वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पर अभी मैं यहाँ बता दे रही हूँ कि देखिए, ये जो चित्र है, चित्र 1.2 देख रहे हैं आप लोग? जी मैम। इसमें क्या लिखा हुआ है? Yes, ma'am. हाँ, कारखाने में मशीनों पर कार्य करते श्रमिक। तो इसमें देखो एक लोग झुके हुए हैं और बड़ी ही बारीकी से कुछ काम कर रहे हैं। लकड़ी का काम कर रही है शायद मैम। क्या कर रहे हैं? सूरज जी जो आप जॉब बुनाई का कर काम कर रहे हैं। मानव पूंजी में ही आएगा। नहीं, ये मानव पूंजी में नहीं आना चाहिए, श्रम में आता है। क्या चीज? मानव पूंजी में बुद्धि का उपयोग करना आता है। हाँ बिल्कुल आता है बुद्धि का उपयोग। अगर कोई भी चीज, जैसे ये आदमी जो काम कर रहा है, वो क्या तुम लोग कर लोगे? जो ये कर रहा है इस समय, तुम्हें लग रहा है मैम कि स्किल भी कह सकते हैं। हाँ, मानव पूंजी में स्किल्स। स्किल जैसे किसी मशीन को चलाने का तरीका, जब आप उसकी ट्रेनिंग लेंगे प्रॉपर, तभी तो आप उसको ऑपरेट कर पाएंगे। मैं किसी मशीन के सामने ले जाके आप लोग को खड़ा कर दूं, भले आपके पास बड़ी बड़ी डिग्री हो, तो क्या आप उसको ऑपरेट कर लेंगे? आप उसको चला लेंगे? आप उससे काम ले लेंगे? ले लेंगे? मैं पूछ रही हूँ। नहीं मैम। नो मैम। हम तब तक उस मशीन से काम नहीं ले सकते जब तक कि हमने उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ना ली हो, जब तक कि हम स्किल्ड ना हो उस मशीन के संदर्भ में। ठीक है, हमें पता हो कि कहाँ से मैम ऑन वो तो करने पे। श्रम के अंतर्गत आएगा। बेटा वो तो श्रम श्रमिक के सब अंतर्गत हैं, श्रमिक सब हैं। ठीक है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। किसी चीज को यूज करने के लिए उसकी प्रॉपर जानकारी होना जरूरी है श्रमिक और सब उसका हैं। उपयोग। मैंने अभी बोला था ना, श्रम की दो कैटेगरी होती है, एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड। अनस्किल्ड। ठीक है, जब आप किसी चीज की ट्रेनिंग ले लेते हो, आप स्किल की कैटेगरी में आ जाते हो। ठीक है,
और अगर खाली आप फावड़ा मैम बना के स्किल्ड को ही हम मानव पूंजी बोलेंगे। स्किल जो किसी के पास अगर स्किल है बेटा, किसी मशीन को चलाने मेरी का, बात सुन लो, मानव पूंजी में अनस्किल्ड भी आएंगे, ठीक जी है, मैम, मानव पूंजी में तो सारे आएंगे। सारे आएंगे। अगर एक ब्रिज बन रहा है तो क्या इंजीनियर अपने सर पे सीमेंट ले जाकर चढ़ाएगा? नो मैम। लेबर लगेगी ना, मैम वो उनकी भी तो अलग मेहनत अलग क्रिया है। के हिसाब से देखना पड़ेगा मैम, इस चीज के हिसाब से अलग अलग क्रिया के हिसाब से देखना पड़ेगा। नहीं, अगर नहीं, किसी क्रिया खाली चीज का देखो दो तरीके से उत्पादन, बटे, नहीं नहीं, दो ही तरीके से बटेंगे, एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड, ठीक है। मैम एक हो गया कि उत्पादन, किसी चीज का हम उत्पादन कर रहे हैं तब वो श्रम के थ्रू होगा मैम। और अगर हम किसी चीज का उपभोग कर रहे हैं, जैसे आप मुझे पढ़ा रहे हैं, तो ये शिक्षा का उपभोग है, ये मानव पूंजी में आएगा मैम। मैं या फिर जितने स्टूडेंट हैं ये सभी मानव पूंजी में आएंगे। मानव पूंजी में मैं भी आऊंगी, मानव पूंजी में तुम भी आओगे, ठीक है। जी मैम, तुम लेकिन यहाँ किसी वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ उपभोग हो रहा है। नहीं, यहाँ पे सेवा है बेटा। सिर्फ देखो, उत्पादन वस्तु और सेवाओं का दोनों का होता है, ठीक है। यहाँ पे सर्विस क्रिएट हो रही है। मैं तुम्हें जो पढ़ा रही हूँ ये एक सेवा है, ये एक सर्विस क्रिएट हो रही है, ठीक है। जैसे एक नर्स किसी मरीज को जब देखभाल करती है, ठीक है, वो कोई उत्पादन थोड़ा ना कर रही है, ऐसा थोड़ा ना कि दवा बना रही है, ग्लूकोज बना रही है, वो सर्विस दे रही है वहां पे, तो वहां पे सेवा क्रिएट हो रही है, सेवा का उत्पादन हो रहा है। यस मैम। जब आप किसी सरकारी बस में बैठते हो, ठीक है, या आप किसी भी गाड़ी में बैठते हो जहाँ पे आप पेमेंट करके बैठते हो और कहीं अपने डेस्टिनेशन पे जाते हो, तो क्या सफर के दौरान में कोई सामान बनता है, कोई प्रोडक्शन होता है कि बिस्किट बन गया और ब्रेड बन गया, कपड़ा बन गया, दवा बन गई? नहीं, वो क्या है, वो सेवा प्रदान होती है, वहां पे सेवा दी जा रही है, ठीक है, वहां पे सर्विस क्रिएट हो रही है, सेवा दी जा रही है, सेवा हो रही है वहां पर, ठीक है। ये सारी चीजें सर्विस के तहत आती हैं। और उत्पादन और सेवा, ठीक है, वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं का उत्पादन, जब हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम दोनों चीजों को ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई चीज हमें दिख रही है जिसको कि हम यूज कर रहे हैं फिजिकली, ठीक है, कि खा रहे हैं, पहन रहे हैं, ठीक है, उस पर सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो वही चीज का प्रोडक्शन माना जाएगा। जो सर्विसेज है वो भी, उनका भी प्रोडक्शन माना जाता है, ठीक है। सेवाओं का उत्पादन भी किया जाता है और उसके लिए भी इन सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि स्कूल में कुछ बनता है क्या? कुछ नहीं बनता है, पर वहां पे क्या है, वहां पे एजुकेशन दी जा रही है, वहां पे भी हमें लैंड की जरूरत है, वहां टीचर हमें श्रम के रूप में चाहिए, ठीक है। वहां पे भी हमें पैसे की आवश्यकता होती है उस सिस्टम को मैनेज करने के लिए, होती है ना। यस मैम। ये इसको मैम मानव पूंजी में रखेंगे। जैसे इसमें दो तरह की उत्पादन होगी, एक कंज्यूमर गुड्स का और एक सर्विस का। तो कंज्यूमर गुड्स का जब उत्पादन होगा तो उसको श्रम में रखेंगे, और जब ये मतलब सेवा का उत्पादन मानव पूंजी में रखेंगे। भाई मेरे पहली बात तुम समझ लो, सब मानव पूंजी में आएंगे, ठीक है। मानव पूंजी में बस कैटेगरी होती है स्किल्ड और अनस्किल्ड की। श्रम के मैम, ये श्रम के अंतर्गत आएगा, बस श्रम की दो कैटेगरी हो गई, ये स्किल और अनस्किल, यही तो है बस इसमें। हाँ, ठीक है। अब इसमें दो कैटेगरी हो जाती है, एक स्किल्ड की, एक अनस्किल्ड की। एक ऐसा इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको बता दिया कि इतना तुमको गड्ढा खोद देना है, यहाँ पे पिलर बनेगा, उसको मतलब नहीं है, बस वो फावड़ा उठाया और खोदता गया, उसने गड्ढा क्रिएट कर दिया, मतलब गड्ढा तैयार कर दिया, ठीक है। तो लेबर तो वो भी है ना, बस वो अनस्किल्ड लेबर है, ठीक है। वहीं तक 4 इंजीनियर आके बताएंगे कि ये पिलर इतने इंच का ऐसे बनेगा, वैसे बनेगा, वो क्या हो गए, वो स्किल्ड हो गए, ठीक। समझ में आ गया? यस मैम। जैसे यहाँ दिखा रहा है, कारखाने में मशीन पर कार्य करते श्रमिक, तो ये टेक्निकल काम कर रहे हैं। जब टेक्निकल काम होता है तो वो स्किल्ड कैटेगरी में आएगा। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे, ठीक है। अभी आपको जहाँ पूंजी शब्द मिले तो समझ जाइए कि वो भौतिक पूंजी के बारे में
कह रहे हैं, ठीक है। भौतिक पूंजी हमने पढ़ ली ना, भौतिक पूंजी में क्या क्या आता है, बता दे कोई फिर से एक बार। मैम लैंड आती है, मशीनें आती है, और स्थायी पूंजी और क्रियाशील पूंजी आती है। स्थायी पूंजी में और भवनी आती है। भौतिक पूंजी में तो कच्चा माल और नकद मुद्रा नहीं आएगी क्या? नहीं आएगी, वो भी वो आएगी। कार्यशील पूंजी में आएगी। आप लोग अगर अपना चैप्टर खोल के देख रहे होंगे, मैम भौतिक पूंजी में दोनों आती है, स्थायी पूंजी भी और कार्यशील स्थायी पूंजी पूंजी और कार्यशील पूंजी हो जाएगा। हाँ ठीक है, स्थायी पूंजी में आपका औजार मशीन भवन आ जाएगा और कार्यशील पूंजी में आपका रॉ मटेरियल आ जाएगा और करेंसी आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ ये क्या कह रहे हैं, मैम हाँ पूछो। भूमि पे थोड़ा मैम मुझे कंफ्यूजन बार बार हो रहा है, क्योंकि भूमि को पूंजी में कैसे रख सकते हैं मैम? भूमि का हम क्रिएशन थोड़े कर सकते हैं। हम क्रिएशन कहाँ कर रहे हैं, हम क्रिएशन में यूज कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं इन चीजों को। उत्पादन करने के लिए हमें इन संसाधनों की जरूरत है, ठीक है, औजार की, मशीन की, भवन की। जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। हम जमीन का जरूरत तो पड़ेगी मैम, लेकिन जिस चीज को मतलब मैम हम लोग जैसे ये तो नेचुरली अवेलेबल हैं, तो इनको पूंजी में कैसे रख सकते हैं मैम? मुझे थोड़ा ये कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, इंसान भी तो नेचुरली अवेलेबल है, वो कौन सा एलियन है कि दूसरी दुनिया से आया हुआ है? वो भी तो पूंजी में आ रहा है, तो तुमको भूमि से क्या दिक्कत है भैया? मैम इंसान को पूंजी के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए उसको पढ़ाना पड़ता है। हाँ। उसके स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ती है, हाँ, लेकिन ठीक है। मैम ये भूमि के लिए तो कोई खास भूमि ऐसा को भी कुछ है आपको नहीं। पूंजी के तौर पे यूज करने के लिए, अगर आप उससे फसल लेना चाहते हैं तो आपको उसको जोतना पड़ता है, आपको उसमें बीज डालना पड़ता है, आपको उसमें खाद देना पड़ता है, आपको उसको पानी देना पड़ता है, तब वो कहीं फसल देती है। ऐसे थोड़ा कि जाके खड़े हो जाओ, कहो सुनो हमको 4 कुंटल गेहूं चाहिए दे दो, तो ऐसे थोड़ा दे देती है वो। उसके साथ भी तो बेटा प्रोसेस है। इंसान के लिए मेहनत करनी पड़ती है तो जमीन की भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर किसी जमीन पे हमें कारखाना लगाना है तो हमें उसके लिए ईंट, सीमेंट, मोरंग, लेबर, हर चीज अरेंज करनी पड़ती है। करनी पड़ती कि नहीं करनी पड़ती है? यस मैम। और सबसे बड़ी बात तो तुम समझ लो कि सबसे मतलब अगर जो कहते हैं एक तरीके से ठोस पूंजी भी माना जाता है तो जमीन को ही माना जाता है। आपका कैश लेकर कोई भाग सकता है, आपका सोना लेकर कोई भाग सकता है, आपकी जमीन लेकर कोई नहीं भाग सकता। आपका ये क्वेश्चन परवेज ने पूछा है, किसने पूछा है? सूरज जी ने। सूरज ने पूछा है। सूरज तुम्हारा अपना घर है? जी मैम। तो तुम्हारा घर तुम्हारी संपत्ति में आता है कि नहीं आता है? आता है मैम। संपत्ति अगर तुम्हारा घर अगर हम बेच दे तो कुछ रुपया पैसा मिलेगा कि ऐसे फ्री में बिक जाएगा? नहीं, रुपया पैसा मिलेगा मैम। तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारी जमीन बेच करके हम एक पूंजी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उस पूंजी से हम कोई बिजनेस कर सकते हैं। जमीन बेच को तो पूंजी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसको मैंने तुम्हें ये बात पहले क्लियर की, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, ठीक है। जमीन जो है वो हमारी अचल संपत्ति में आता है। जी मैम। अचल संपत्ति में हमारा फर्नीचर और जमीन, ये सब हमारी अचल संपत्ति में आती है। मशीन्स हमारी, ठीक है, ये हमारी अचल संपत्ति। जो चीजें स्थिर रूप पर हमारे पास हैं, जो कहीं ज्यादा दाएं बाएं भाग नहीं सकती है, वो हमारी अचल संपत्ति में आती हैं, ठीक है। जिनमें लिक्विडिटी कम होती है, तरलता कम होती है, और जैसे हमारा कैश है, हमारा गोल्ड है, ठीक है, चेक है, ये हमारा क्या है, तरल है। बैंक में गए, चेक दिए, तुरंत हमको कैश मिल गया, है ना। किसी ने आपको चेक दिया हो, साइन करके एक अमाउंट भर के दिया हो, बैंक में ले जाकर के देंगे तो क्या होगा? मैं कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहा हूँ। हाँ। सबसे पहले तो सूरज को यह समझना चाहिए कि पूंजी कहते किसे हैं, और पूंजी से जो आशय है वो इस बात से है, जैसे कि मार्शल नाम के विद्वान हुए अर्थशास्त्र में, तो उन्होंने कहा कि पूंजी वह सब कुछ है जिससे कि हमें आय प्राप्त हो सकती है
या फिर इस उद्देश्य से उसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर सूरज इस परिभाषा पर जाए, मैं मार्शल की ही परिभाषा पर जा रहा हूं, हालांकि मार्शल के अलावा भी अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, पर मार्शल की परिभाषा सबसे मोटी परिभाषा के रूप में हम मान सकते हैं। और वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि या तो आय प्राप्त हो या आय इस उद्देश्य के लिए जो है हम प्रयोग करें। तो क्या जो भूमि है उससे हमें कोई आय प्राप्त हो सकती है या इसके आशय से उसका प्रयोग किया जा सकता है, और अगर ऐसा है तो फिर वह पूंजी के रूप में परिभाषित होगी। तो भूमि को लेकर के आप इस डेफिनेशन पर जब जाएंगे तो मुझे लग रहा सूरज शायद आपका कंफ्यूजन तब दूर हो जाए। सूरज कुछ दूर हुआ कंफ्यूजन? जी सर, तो हुआ नहीं है इसका कंफ्यूजन दूर, पर चलो तुम इस चीज का टेंशन ना लो। जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा मैम, आगे मैं पूंजी पढ़ूंगा थोड़ा, है ना, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे जब तुम्हें और क्लियरिटी आएगी। ये दिक्कत उन लोगों के साथ होगी जिन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है? तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। हो सकता है बहुत सारी चीजें अभी उतना नहीं क्लियर हो, पर जैसे जैसे हम खत्म करेंगे मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से सबको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? ओके मैम। हाँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में शब्द ऐसे ऐसे आते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुन रखे हैं, और वो होता है कि वो दिमाग को हिला देते हैं। इंसान को लगता है ऐसे कैसे, ये हो कैसे सकता है, पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं, आज पहली ही क्लास है, ठीक है? अब देखो आ गया है यहाँ पे पालमपुर में खेती। अब हम पालमपुर में खेती पे चर्चा करेंगे कि जो पालमपुर में खेती की जो स्थिति है, ठीक है, वो कैसी है। तो पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। तो जो प्रोडक्शन की हम बात बार बार कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन में जो योगदान है वो किसका है? खेती का है, एग्रीकल्चर का है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? एग्रीकल्चर से। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। तो जो पालमपुर गांव की जो वर्किंग पॉपुलेशन है, कार्यशील जो जनसंख्या है, ठीक है, कार्यशील जनसंख्या में क्या होता है? जो लोग काम करने के योग्य हैं वो लोग लिए जाते हैं, ठीक है? इसमें बूढ़े और बच्चे नहीं काउंट होते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। कार्यशील जनसंख्या हो सकता है आगे आए डिटेल में तो मैं बता दूंगी, पर इसमें जैसे बच्चे एक एज के, ठीक है, और बूढ़े इसमें काउंट नहीं होते हैं। जो वर्किंग होते हैं, जो काम करने के इच्छुक लोग होते हैं, वो इसमें काउंट किए जाते हैं, जो काम करना चाहते हैं, ठीक है? तो 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। तो जो 75% लोग हैं उसमें कौन कौन से लोग आएंगे? या तो किसान हैं जिनका कि अपना खेत है, ठीक है, अथवा कृषि श्रमिक जो कि दूसरों के खेतों पर जाकर मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी, ठीक है? समझ में आया? कृषि श्रमिक किनको कह रहे हैं? यस मैम। हाँ, जैसे कि गांव में आप देखते हैं कि जब खेत काटने का समय होता है तो लोगों को मजदूरी पे बुला लिया जाता है खेत काटने के लिए, या जब खेत जोतना होता है या बीच बीच में जो खेती के जो काम होते हैं, छोटे मोटे जो भी काम होते हैं, उनके लिए लेबर बुला ली जाती है। तो उसी को यहाँ पर कृषि श्रमिक कहा जा रहा है, ठीक है? इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। तो चाहे किसान हो और चाहे कृषि श्रमिक है, इनका जो हित है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है? खेतों में जो उत्पादन हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है। क्योंकि किसान की जब उपज होती है तो जो कृषि श्रमिक होता है उसको भी वो उसी से भुगतान करता है। उसका जो मेहनताना होता है, चाहे वो अनाज के रूप में, चाहे वो रुपए के रूप में। कहीं कहीं पे लोग क्या करते हैं कि अनाज के रूप में अपना मेहनताना ले लेते हैं, कहीं कहीं लोग पैसे के रूप में लेते हैं। गांव में ऐसा होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है, ठीक है? जैसे भी मैंने पहले बताया आपको कि भूमि का जो अनुपात है वो बिल्कुल स्थिर है। तो भूमि क्षेत्र जो वस्तुतः वो क्या है? वो स्थिर है खेती में। पालमपुर
चर्चा करें, कुछ पॉइंट दिया हुआ है। सारणी 1.1 में 10 लाख हेक्टेयर की इकाइयों में भारत में कृषि क्षेत्र को दिखाया गया है। सारणी के नीचे दिए गए आरेख में इसे चित्रित करें। आरेख क्या दिखाता है, कक्षा में चर्चा करें। क्या सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है, क्यों? ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी क्या दिया है, में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये मैं सही पेज पर हूँ या मैं कहीं अलग चली गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैम सही पेज पे हो। मैम सही पेज है ना? पता नहीं क्यों बहुत तेजी से स्लाइड ऊपर नीचे हो जा रही है, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है इसको ऊपर नीचे करने में। मैम पेज नंबर दिया हुआ है साथ के साथ ना, नीचे उसमें दिख जाएगा आपको। वैसे सही है सर मैम ये पेज। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। 1960 में जितनी जमीन की जुताई होती थी, खेती के लिए जुताई करनी पड़ती है ना? यस मैम। पहले जुताई होती है, उसी के बाद आगे काम बढ़ता है। तो क्या है कि 60 में जितनी जमीन की जुताई होती थी उसमें कोई विस्तार नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि वो जुताई वाला जो क्षेत्र है भूमि का वो बढ़ा है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। तो क्या किया गया था कि जो बंजर भूमि थी उसको उपजाऊ बना दिया गया था उस टाइम पर। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जितना मैक्सिमम जमीन को ये खेती के लिए बना सकते थे इन्होंने बना लिया। अब कोई नई भूमि इनके पास नहीं है जिसको कि ये खेती के योग्य बना सके। जो बंजर थी उसको उपजाऊ बना लिया है। और 1960 तक जितनी जुताई हो रही थी कृषि क्षेत्र भूमि में उतनी ही हो रही है, उससे ज़्यादा तब से भी बढ़ी नहीं है। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। यद्यपि गांव में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। ठीक है, तो जो मानक इकाई है वो हेक्टेयर है जमीन को नापने की, पर अलग अलग क्षेत्रों में जो खेतों की नपाई है वो अलग अलग तरीके से होती है। हर क्षेत्र में आपको कहीं कुछ तरीका है नापने का, कहीं कुछ तरीका। आप लोग की तरफ कैसे नापा जाता है कोई बताए? जैसे बीघे में होता है या किस चीज में होता है? कट्ठा और बीघा। मेरे तरफ कट्ठा और बीघा। कट्ठा बीघा। हाँ, जैसे हरियाणा में किला चलता है, किला किला कुछ बोलते हैं उसको लोग। मैम यहाँ पे बिस्वा और गज। हाँ, हमारे यहाँ बीघे में ही चलता है। राजस्थान में किला चलता है। नहीं, हरियाणा में भी चलता है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में भी चलता है। हाँ, हरियाणा में भी चलता है। ठीक है, हमारे यहाँ बीघे में ही चलता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो अलग अलग वहाँ पे लोकल कुछ इकाइयाँ हैं जिनके माध्यम से जमीन नापी जाती है। ठीक है, 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो 1 हेक्टेयर क्या है? 100 मीटर की जो भुजा वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा उसके बराबर होगा। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? ये तो बच्चों के लिए दिया हुआ एक कंपैरिजन। ठीक है, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? तो ये पूछ रहे हैं कि भाई हमारी जमीन तो नहीं बढ़ रही। ठीक है, जो हम कर सकते थे, जो हमारी बंजर भूमि थी उसको हमने उपजाऊ बना लिया है और जितना जोता हुआ क्षेत्र है वो अभी तक बढ़ा नहीं है। तो अब जब जमीन नहीं बढ़ रही हमारे पास तो क्या हम पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं? क्योंकि आबादी तो हमारी बढ़ रही है, जनसंख्या तो हमारी बढ़ रही है।
ठीक है। जी मैम कर सकते खाद्य की आवश्यकता हमारी बढ़ रही है, कैसे बढ़ा सकते हैं बताइए भाई, कौन बता रहा है? हैं। सिंचाई और कीटनाशक के इस्तेमाल से मैम, तकनीकी का कीटनाशक से इस्तेमाल तो लोगों करेंगे को तो। कैंसर हो रहा है। मैम नए बीज का संशोधन मैम जो बंजर भूमि है उनको यूज कर सकते हैं, या फिर जो खाली बंजर भूमि पड़ी है उसको ठीक करके नहीं बेटा, मतलब खेती योग्य बना के। सुनो पालमपुर गांव की सिंचाई- जो स्टोरी चल रही, नहीं पहले मेरी बात सुन लो। स्टोरी के हिसाब से अब जितनी जमीन वो कर सकते थे उन्होंने कर ली है। बंजर भूमि जो थी पालमपुर गांव में उसको उन्होंने उपजाऊ बना लिया है। अब वो कहीं और जमीन उनके पास नहीं है खेती में बढ़ाने के लिए, तो वो पूछ रहे हैं क्या उसी भूमि से, ठीक है, यहाँ भूमि बढ़ाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पहले वो पढ़िए आप, जो 2 नंबर पॉइंट है वो पढ़िए, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? जमीन उतनी ही रहेगी, हमें उपज बढ़ाने पे बात करनी है। नए टेक्निक वाले बीज यूज करके तकनीक और बीज वगैरह में। हाँ, नहीं टेक्निक वाले बीज यूज कर लो। आधुनिक सिंचाई हो जाएगा बहुविध फसल प्रणाली यूज करके, मतलब उसका प्रयोग करके। फसल प्रणाली देखो सामने दिख भी रहा है इसमें, है ना। जैसे कि पहले क्या था, सिंचाई की जब दिक्कत थी बहुत ज्यादा, जब लोग मानसून पे, भारतीय कृषि का एक बहुत बड़ा जो समस्या रही थी, अभी तो ये दिक्कत धीरे धीरे काफी हद तक समाप्त हुई क्योंकि नहरों को भी फैलाया गया, ठीक है। अब लाइट ज्यादा गांव में पहुंच गई तो ट्यूबवेल की व्यवस्था हो गई, ठीक है। और दूसरा क्या बोलते हैं कि कहीं ना कहीं सिंचाई के साधन बढ़े पहले की तुलना में। तो जो भारतीय कृषि थी वो किस चीज पर निर्भर थी? मॉनसून पर, कि बारिश आएगी तो सिंचाई होगी। तो वो क्या होता था कि साल में 1 फसल 2 फसल मैक्सिमम ले पाते थे, ठीक है। अभी कहीं ना कहीं जब सिंचाई का सुविधा बढ़ गया तो लोगों के पास ये ऑप्शन बढ़ा है कि वो 1 फसल और ले सकते हैं, ठीक है। मानसून पर निर्भरता कम हुई है तो ये उनके पास है कि उसी सीमित भूमि से आप कहीं ना कहीं अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध है उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग के गांव की तरह लगता है। कोई पश्चिम से बिलोंग करता है यूपी के इस क्लास में? नहीं। तो कह रहे हैं कि पालमपुर की जो कंडीशंस है उसको देखकर हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, ठीक है, वहां के जो गांव है वैसा पालमपुर लगता है कि कनेक्टिविटी अच्छी है, हेल्थ भी अच्छी सुविधा है, एजुकेशन की अच्छी सुविधा है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, ठीक है। तो ये इसके कंपैरिजन कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव से। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, ठीक है, बंजर भूमि है नहीं, बंजर को इन्होंने उपजाऊ बना लिया है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम में रबी में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। तो क्योंकि पालमपुर में लगभग कृषि के लिए सारी सुविधाएं हैं तो ये मैक्सिमम जो है उस भूमि का ये उपयोग करते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम प्रोडक्शन लेने की कोशिश करते हैं जमीन से। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है, ठीक है। तो यहाँ गन्ने की, जैसे इससे आपको पता चल जाएगा कि किस किस तरीके की फसलें जो है पालमपुर गांव में उगाई जाती हैं। शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहां सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था कि मानसून पर इनकी निर्भरता नहीं है, इनके पास सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। इस कारण ये क्या करते हैं, एक ही खेत से साल में
3 फसल लेते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ा ना। यहाँ यही पूछा जा रहा था ना कि उन्हीं से आपको ज़्यादा प्रोडक्शन लेना है, तो यहाँ पर जो है ये उसी सीमित भूमि से अधिक उत्पादन ले रहे हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यहाँ पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई, और पालमपुर में बिजली की व्यवस्था भी जल्दी वहाँ लोगों को मिल गई, तो क्या हुआ कि सिंचाई का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया। ठीक है, और अच्छी सिंचाई व्यवस्था होने के कारण इनकी खेती भी बेहतर हो गई। तब तक किसान कुआं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। रहट आप लोगों ने देखा होगा ना, पता है कि नहीं पता आप लोगों को? रहट वो जो ऐसे ऐसे घूमता है, लगा देते हैं उसको, पानी खींचता है, तो बड़ी मेहनत पड़ती है, वो तो मतलब बहुत ही मेहनत वाला काम है वो। तो पहले कैसे करते थे वो लोग? रहट के माध्यम से छोटे छोटे खेतों की सिंचाई करते थे, क्योंकि अब पर बिजली होने के कारण क्या हो गया है कि वो नलकूप का यूज कर रहे हैं, नलकूप चला करके अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे नलकूपों की व्यवस्था बहुत अच्छी है। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कि 1970 के दशक के मध्य तक क्या हुआ कि जो 200 हेक्टेयर का पूरा जुता हुआ क्षेत्र था उस पूरे क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। कहीं सिंचाई की कोई दिक्कत या समस्या पालमपुर गांव में नहीं है। भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदियां मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्र जैसे दक्षिण पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कि आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था है, मतलब नलकूप, नहर, इस तरीके की जो सुविधा है वो अभी भी कम है, और ज्यादातर खेती अभी भी क्या है वो किस चीज पर निर्भर कर रही है? वर्षा पर, कि मानसून आएंगे तो खेत सींचे जाएंगे। ठीक है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। जो भी हमने यहाँ पर पालमपुर कहानी में पढ़ा कि एक साल में एक भूमि से किसान 3 फसल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? बहुविधि फसल प्रणाली। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये 1 लाइनर क्वेश्चन में ही पूछ लेता है कि बहुविधि फसल प्रणाली किससे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक साल में जैसे 3 या 3 से अधिक अगर फसल ले रहे हैं तो वो हमारी बहुविधि फसल प्रणाली कहलाता है। ऐसे भी होता है कि कोई फसल हमने लगाई है और उसमें अगर स्पेस बची है तो बीच में किसान कोई दूसरी फसल बिठा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी फसल बढ़ाई जाती है। या भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। ठीक है, मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। ठीक है, तो जो हमारी परंपरागत कृषि रही है,
कृषि को दो तरीके से देखा जाता है, एक परंपरागत आधार पर, दूसरा आधुनिक। ठीक है, तो परंपरागत जो तरीके की हम बात करते हैं तो उसमें पारंपरिक बीजों का उपयोग किया जाता था। ये जो आज जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीज होते हैं, जो कुछ रिसर्च करके उनमें हेर फेर करके ज़्यादा उपज लेने के लिए तैयार किए जाते हैं ना मार्केट में, बीज जो आते हैं कंपनीज बेचती हैं, वैसा नहीं। पहले क्या होता था, जो फसल होती थी उसी से कुछ बीज रख लिए जाते थे, उनको स्टोर किया जाता था, फिर उनको अगली बार यूज किया जाता था। आजकल तो लोग मार्केट से बीज लाते हैं ना खरीद कर, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बीज स्टोर किए जाते थे। तो वो जो परंपरागत जो बीज यूज होते थे उनकी उपज इतनी ज़्यादा नहीं थी, जो आप मार्केट से जो लाते हैं खरीद करके, ये जो बीज हैं ये ज़्यादा उपज देते हैं। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरक के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। और पहले यूरिया खाद का यूज नहीं होता था, कीटनाशकों का यूज नहीं होता था। खाद के रूप में क्या यूज होता था, गाय का गोबर या जो प्राकृतिक खाद तैयार हो जाती थी, ठीक है, वो यूज करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उनको इन्हें खरीदना नहीं पड़ता था। गाय का गोबर है वो भी उनके पास रहता था, ठीक है, बीज है उनका वो खुद ही स्टोर करके रखते थे, तो उनको इसके लिए कहीं जाना नहीं होता था कि उनको कहीं जा करके खरीद करके लाना है। पर आज के टाइम में आपको बीज भी खरीदना है, आपको खाद भी खरीदनी है, ये सारी चीज़ें खरीद कर लानी है। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले HIV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। तो हरित क्रांति कब से प्रारंभ हुई है, 1960 के दशक से हरित क्रांति आई है भारत में। और इसमें क्या बताया गया, किसानों को जो ज़्यादा उपज देने वाले बीज थे उनके माध्यम से कैसे खेती की जाए ये सिखाया गया। परंपरागत बीजों की तुलना में HIV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। ठीक है, तो ये जो बीज थे इनसे ये था कि ये ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। तो जब परंपरागत तरीके से खेती होती थी तो अनाज कम होता था, और जब ये हरित क्रांति के बाद जो बीज यूज हुए इनसे प्रोडक्शन बढ़ गया उसी जमीन से। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। ठीक है, उपज तो बढ़ी, पर इस उपज को पाने के लिए अब क्या करना पड़ा कि सिंचाई की भी जरूरत ज़्यादा हो गई, पानी भी ज़्यादा लगने लगा, रासायनिक खाद का यूज होने लगा और कीटनाशकों का जो है इस्तेमाल बढ़ गया। और अब की जो खेती है वो इनके बिना हो भी नहीं सकती। आप आज अगर आपको खेती करनी है, अब इंसान की लालच ऐसी है कि बढ़ गई तो बढ़ गई, अब अगर खेत से कम होगा तो दुखी हो जाएगा। पहले तो लोगों को था, सामान्य रूप से पता था कि हमारे खेत की इतनी उपज है, पर अब इन चीज़ों का इस्तेमाल करके उपज बढ़ा ली गई है, तो सीधी सी बात है कि अब इनके बिना आप खेती नहीं सोच सकते। लोगों को वही केमिकल वाले खाद चाहिए, कीटनाशक चाहिए, ठीक है, और वही जो बीज हैं जिनसे कि उत्पादन ज़्यादा हो रहा है वही बीज आज के टाइम में चाहिए। आप अगर देखेंगे तो कोई भी अब उस तरीके की खेती ना तो करता है ना ही करना चाहता है। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। तो जो आपका हरित क्रांति है वो सबसे पहले इसी क्षेत्र में फैला। ठीक है, सबसे ज़्यादा लाभ तो पंजाब ने ही उसका उठाया। सबसे ज़्यादा अगर आपको दिखेगा तो पंजाब में इसका प्रभाव आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HIV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। तो यहाँ पर इन चीज़ों का चलन ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है,
ये बीज और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक ये जो है आपको पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले यहाँ पर इनका ज़्यादा उपयोग हुआ। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। तो क्या हुआ, मशीन्स का भी उपयोग जो है हरित क्रांति के बाद खेती में ज़्यादा बढ़ा। पहले लोग हल से जोतते थे, ठीक है, बैलगाड़ी से जोतते थे, जिनके पास बैल होता था बैल में लगा के जोतते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि ट्रैक्टर का यूज़ बढ़ गया। अब आपको बहुत रेयर ही कहीं कोई दिख जाए हल वल लिए आज के समय में, वरना लोग ट्रैक्टर मंगाते हैं और अपना खेत जुतवा लेते हैं, ठीक है। पालनपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। HIV बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई, ठीक है। क्या बता रहे हैं, ये कंपैरिजन बता रहे हैं पालनपुर गांव के बारे में कि जब परंपरागत तरीके से खेती होती थी, परंपरागत जो बीज थे उनसे कितनी उपज होती थी, 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और जब HIV बीजों का उपयोग किया गया तो उसी खेत से उनकी उपज कितनी हो गई, 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की मात्रा काफी उपलब्ध थी, ठीक है। तो पहले क्या था कि उनको 1300 किलोग्राम में ही अपने खाने के लिए रखना होता था और शेष को वो बाजार में बेचते थे। अब क्या हुआ कि अब 3200 किलोग्राम में वो अपने खाने के लिए रख रहे हैं और शेष बचे हुए उपज को वो बाजार में बेच रहे हैं। तो उनका जो उपज है, बाजार में बेचने वाला जो अधिशेष है, वो पहले की तुलना में ज्यादा हो गया है, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। अभी तक की जो स्टोरी मैंने बताई है वो आप लोगों को समझ में आ रही है? यस मैम। ऐसा तो नहीं है कि मतलब समझने में कहीं कोई दिक्कत हो रही है या आप लोग बोर हो रहे हैं, लग रहा है कि ये क्या हो रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। हो रहा हो तो मुझे बताइएगा जरूर। सब शांत है, कोई नहीं बोल रहा। नहीं मैम, बोर नहीं हो रहा है, जो पढ़ाया वो समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। एक्चुअली ये क्या है कि जैसे यहाँ पे क्या है कि अर्थशास्त्र जो है वो कैसे शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं स्टोरी के माध्यम से आपको वो चीज़ें समझाई जा रही हैं कि कैसे आर्थिक क्रियाएं होती हैं, कैसे प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ ये स्टोरी के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी गांव की इकोनॉमी कैसे होती है, किसी गांव की अर्थव्यवस्था, शहर की अर्थव्यवस्था अलग तरीके से काम करती है, पर जो गांव की अर्थव्यवस्था होती है वो अलग तरीके से काम करती है। गांव की अर्थव्यवस्था में ज़्यादातर जो योगदान होता है वो कृषि का होता है। कृषि में कैसे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं या क्या परिवर्तन आया है, पहले की जो परंपरागत की कृषि थी, मतलब जो हमारे पूर्वज करते थे, तब की कृषि में और अब की कृषि में क्या फ़र्क है, क्या परिवर्तन आए हैं, ठीक है। तो वो इस स्टोरी के माध्यम से वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पर फिलहाल मुझे लग रहा है कि मैं अभी क्लास को आज यहाँ रोक दूँ। जितना मैंने आज बताया है आप लोग इसको एक बार फिर से पढ़िएगा, ओके मैम। है ना। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा टर्म्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें बताऊंगी तो फिर वो हच पौच हो जाएगा। अभी आप लोग एक काम ये करिएगा कि इसको एक बार जितना मैंने बताया है इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। और अगर कोई चीज़ आपको डाउट लग रही है कि ये लाइन मुझे नहीं समझ में आ रही है चीज़ मुझे, तो उसको तुरंत लिख भी लीजिए। और कल जब हम कल तो शायद नहीं, कल तो नहीं हो पाएगी क्लास, कल तो बाहर जाना है कुछ, तो जब हम फिर क्लास लेंगे तो आप सबसे पहले अपना डाउट ही मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। और कुछ कहना? मैम एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो बेटा, पूछो। मैम जैसे आपने ये हरित क्रांति का बताया है, हाँ, और तब तो पंजाब में अच्छी फसल होती, लेकिन अब वो धीरे धीरे मतलब वहाँ की जमीन बंजर होती जा रही है, तो थोड़ा करंट डाटा से रिलेटेड करके पढ़ाइए, मतलब मेरे को लग रहा है ये। बेटा ये आप स्टोरी पढ़ रहे हैं और अच्छा मैम इसमें ऐसा नहीं चलेगा? नहीं, इसमें ऐसा नहीं चलेगा। आप एक गांव की स्टोरी पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैं तुम्हारी जिंदगी की स्टोरी पढ़ूं, ठीक है।
जी मैम। है ना, कि ये आकांक्षा की जीवनी है, और हम आकांक्षा के जी बारे में मैम। पढ़ रहे हैं। अब उसमें मैं उठा के अगर आरती का ऐड कर दूं तो ठीक लगेगा? नो मैम, मुझे ये पूछना था, मैंने कहा ऐसे चलेगा या फिर। क्योंकि हम पालमपुर गांव को पढ़ रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ पालमपुर के सिनारियों में पढ़ेंगे। जो तुम पंजाब की बात बता रही हो, अभी तो यहाँ Yes, पे ma'am. स्टोरी शुरू हुई है कि परंपरागत तरीके से हम काम करते थे तो ऐसे था, आधुनिक तरीके से हमारे जीवन में ये परिवर्तन आया। ये आगे आपको मिलेगा, आगे की क्लासेस में चीज आ जाएंगी कि हरित क्रांति के ड्रॉबैक्स क्या हैं। ओके मैम। हरित क्रांति की जी। वजह से जो हम यूरिया और जो हम रासायनिक जो ये क्या बोलते हैं कीटनाशक जो हम यूज कर रहे हैं, उसका जो ड्रॉबैक आज के समय में सोसाइटी में देखने को मिल रहा है, वो हम पढ़ेंगे आगे, वो आगे की क्लासेस Okay, में आ ma'am. जाएगा। पर अभी क्या है कि ये पालमपुर गांव के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो गांव की स्टोरी को हम लेकर के चलेंगे। ठीक है? ठीक है मैम। ओके, और किसी को कुछ Yes, पूछना ma'am. तो नहीं है? किसी को कुछ अभी पूछना? हाँ, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, वरना एक बार जहां तक मैंने पढ़ाया है इसे पढ़ लो, और अगर कुछ डाउट है तो लिख लो, फिर हम अगली क्लास में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? ओके मैम। चलो अभी के लिए बस, ठीक है? अभी मैं क्लास क्लोज कर देती हूँ। यस मैम, थैंक यू मैम। ओके बेटा। थैंक यू मैम।